तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आमतौर पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किसी भी केस में कोर्ट को क्या चाहिए, सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, मोटिव चाहिए, लाश चाहिए, यानी अगर ये चार चीज़ें हैं, सबूत है कि मारने वाले ने कत्ल किया है, इस बात का सबूत है, कुछ लोग देखे हैं, चश्मदीद हैं, गवाह है, किसी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ किसने मारा है, मेरे पास पुख्ता सबूत है इस बात का, मोटिव है, कई बार कोर्ट में मामला जाता है, पुलिस वाले प्रूफ ही नहीं कर पाते कि आखिर मारा तो क्यों मारा, तो यहाँ भी थोड़ा सा केस कमज़ोर होता है। लेकिन अगर मोटिव है तो केस कमज़ोर नहीं होगा, तो मोटिव भी है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हैं तो फिर किसी केस का फैसला आने में क्या दिक्कत है, कोर्ट को फैसला कर देना चाहिए। लेकिन आज आपको दो ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा, दो ऐसी बातें बताऊंगा जिन बातों को सुनने के बाद आज आपको थोड़ी सी हैरानी होगी कि यार हमारे देश का जो कानून है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचर जरूर है। पहली कहानी आप जानिए, एक 3 साल की बच्ची। अब 3 साल की बच्ची, उस पर आप ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि शायद उसने अपनी मर्जी से बात की होगी, क्योंकि आमतौर पे जब कई कहानियाँ ऐसी निकल के सामने आती हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल, तो उस पर कई लोगों का कमेंट रहता है कि यार हो सकता है लड़की भी लड़के से बात करती हो, लेकिन अब कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो लड़की भी फंसाने के लिए पॉक्सो एक्ट लगा रही है, एक तरह से कानून का फ़ायदा उठाना है, कह भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर। लेकिन एक 3 साल की बच्ची है, शायद जो ठीक से बोल भी ना पाती हो, ठीक से चल भी ना पाती हो, पड़ोस में रहने वाला एक शख्स उसके साथ कुकर्म करता है। अब 3 साल की बच्ची, उसके साथ रेप हुआ, जिंदगी और मौत के बीच वो लड़की जूझती रही। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद कई सालों तक ये मामला चला और लोअर कोर्ट ने, यानी जहाँ का ये मामला था यूपी का ही था, लोअर कोर्ट ने उस आदमी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, कायदे से तमाम लोग खुश हुए, लड़की के माँ बाप खुश हुए कि भाई हमारी बिटिया को इंसाफ मिल गया, तमाम लोग खुश हो गए कि चलो कानून जिंदा है। लेकिन जब इस बंदे को उम्र कैद की सज़ा मिली तो पहुँच जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है, जाने के बाद मामले को चैलेंज करता है। चैलेंज करने का इसका जो ग्राउंड था वो बड़ा सिंपल था कि साहब मैंने किया है, नो डाउट, मैंने पूरे होशो हवास में किया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, मैं मानसिक रूप से पूरा स्वस्थ भी हूँ, इसमें भी कोई डाउट नहीं, लेकिन चूंकि इससे पहले मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, इससे पहले किसी लड़की के साथ मैंने गलत काम नहीं किया है, इसलिए मेरे साथ कुछ रियायत बरती जाए। अब आप अपने आप को एज ए जज सोचिए कि आपके सामने एक ऐसा आदमी आया है जिसने एक 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम किया है और आपसे ऐसी बात बोल रहा है कि साहब मैंने किया तो है लेकिन इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरा पहला है, तो कुछ रियायत बरत दीजिए। अब आप इस बात को जब सुनेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि आप यही कहेंगे कि तुमने जो गलती की उसके लिए तुम्हें कम से कम फांसी होनी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद आज आपको शर्मिंदगी होगी। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस बंदे का सच है कि पहला ऐसा क्राइम है, इससे पहले इसने कुछ किया नहीं है, तो इसलिए अभी इस आदमी के अंदर सुधार की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसकी सज़ा को कम किया जाता है और कम करके 30 साल की उम्र कैद कर दी जाती है। यानी जो उम्र कैद 30 साल थी, अब इसको बस अब पूरी ज़िंदगी की थी, अब वो बस 30 साल रहेगी। 30 साल, वो भी अगर जेल में अच्छा चाल चलन रहा तो उससे पहले भी जमानत हो जाएगी। तो फिर एक 3 साल की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कुछ सालों में बाहर होगा। ये हमारे देश का कानून है। अब आते हैं आज की दूसरी कहानी सुनाते हैं, और ये कहानी भी पहली कहानी से ज़्यादा हैरान करने वाली है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक थाना लगता है, बिसंडा थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गाँव है अमलोहरा गाँव, और इसी गाँव में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक 30-34 साल का शख्स जिसका नाम किन्नर यादव, लगभग 3-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी बिमला नामक लड़की से। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, शादीशुदा ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। जो किन्नर यादव था वो ठीक ठाक कमाता वमाता भी था, अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए तमाम कोशिशें करता था, तमाम मेहनत मशक्क़त करता था कि पत्नी को अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए, अच्छी से अच्छी सहूलियत दी जाए, समाज में नाम हो, समाज में रुतबा हो। शादी के साल गुजरते हैं। इसी दौरान जो किन्नर यादव था एक अजीब चीज़ नोटिस करता है। दरअसल किन्नर यादव देखता है कि उसकी जो पत्नी है अक्सर फ़ोन पे किसी से बातें किया करती थी।
अब एक दो बार उसने पूछा कि भाई कौन है। पति ने कहा कि मायके से फ़ोन है। अब आदमी अपनी पत्नी का फ़ोन हर कदम पे तो चेक नहीं कर सकता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है नहीं कि आप हमेशा डाउट करेंगे। आपको न चाहते हुए भी भरोसा करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। किन्नर यादव भी अपनी पत्नी की बातों को सुनता है, उसे भी लगता है कि भाई हो सकता है वहीं से फ़ोन आया हो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रात के 12-12 बजे बात हो रही, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब किन्नर यादव को डाउट हुआ। अब जब डाउट हुआ तो उसने अपने तरीके से पड़ताल करने की कोशिश की। जब पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाले एक आदमी से उसकी पत्नी का अफेयर है। अब ये बात जब उसको पता चली, पता चलने के बाद वो काफ़ी नाराज़ हुआ, काफ़ी परेशान हुआ। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि ये चीज़ें गलत है, इससे पूरे परिवार की इज्जत, उससे पूरे परिवार की अजमत चली जाएगी। हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक पत्नी हो तुम मेरी और एक घर की बहू हो। अगर कुंवारेपन पे ये सब करो तो थोड़ी सी आदमी बर्दाश्त कर लेता है कि चलो उम्र है, समय है, आजकल के टाइम में सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। लेकिन शादीशुदा होने के बाद जब मांग में सिंदूर पड़ गया तो एक जिम्मेदारी होती है। बहरहाल यादव साहब ने अपनी पत्नी विमला को काफ़ी समझाया। पत्नी ने भी कहा कि भाई ठीक है, आज से ये सब नहीं होगा, और वही त्रिया चरित्र मैंने किया ही नहीं था, फालतू शक कर रहे। लेकिन लगातार जब पति समझाता रहा तो पत्नी भी बातचीत करने के नए नए बहाने ढूंढती रही, नए नए हथकंडे अपनाती रही। कभी मिलने चली जाती, कभी कुछ और चली जाती। इधर किन्नर यादव भी बार बार जब समझा के थक चुका था और उसे लगा कि अब बात नहीं बनेगी, तब 9 अक्टूबर साल 2020 की बात है। 9 अक्टूबर साल 2020 को जो किन्नर यादव था वो सोचता है कि एक काम करें, अब सामने वाले शख्स को ही बुला के बातचीत कर लें। वो अपने पड़ोस का मामला था, पड़ोसी को बुलाता है। घर पे और कोई था नहीं। उससे कहता है कि यार ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, इससे बदनामी हो रही है। अब किन्नर यादव ये बात बोलता है, बोलने के बाद इधर जो पड़ोसी था वो भी कुछ कहता है, इसी बीच पत्नी भी कुछ कहती है। देखते देखते बात इस कदर आगे बढ़ जाती है कि मामला नाराजगी में बदल जाता है। किन्नर यादव बगल में एक फरसा रखा था, उस फरसे से उठा के उस पड़ोसी के ऊपर वार करता है। पड़ोसी के ऊपर उसने वार किया। वार किस्मत अच्छी थी कि पड़ोसी बच गया। उसके कान पे फरसा लगा, कान पूरा कट गया। अब जैसे ही उस आदमी को फरसा लगा, जो पत्नी बिमला थी फौरन उस आदमी की तरफ से अपने पति से लड़ने लगती है। अब जब पति से लड़ने लगी, लड़ने के बाद अब इधर गुस्से का आवेश, वार चूक चुका था, दूसरा वार वो फरसे का करता है। सीधा सीधा बिमला के गर्दन पे वो फरसा लगता है। लगने के बाद गर्दन अलग हो गई। तड़प तड़प के पूरी बॉडी नीचे छटपटा रही है, गर्दन अलग पड़ी है। इधर ये मंजर जब पड़ोसी देखता है, भागता है वहां से। भागने के बाद जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है। अब इधर ये जो किन्नर यादव था ये समझ नहीं पाता कि भाई अब क्या करें। थोड़ी देर सोचता है, सोचने के बाद जब देखता है कि बॉडी में 1-2-4 मिनट में हरकत बंद हो गई, पूरा खून बह गया, तब अपनी पत्नी के उस सर को उठाता है अपने हाथ में, दूसरे हाथ में फरसा पकड़ता है और पैदल चल पड़ता है। अब गांव कस्बे के बीच से वो एक खोपड़ी जिससे खून टपक रहा और एक हाथ में फरसा लिए निकल रहा। छोटे बच्चे देख रहे हैं, बड़े बूढ़े देख रहे हैं, महिलाएं देख रही, जो भी देख रहा, देखने के बाद डर जा रहा, सहम जा रहा। चलते 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 जो किन्नर यादव था पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। और इतनी डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ चूंकि आने वाले टाइम में भी आप समझेंगे इतनी डिटेलिंग की जरूरत है। जब वो थाना पहुंचता है, बिसंडा थाना, जो थानेदार थे उनके टेबल पे वो सर रखता है और रखने के बाद कहता है कि साहब मैंने कत्ल किया है। अब ये बात जब थानेदार देखता है कि पहली बात तो सर, हाथ में फरसा, सामने कातिल खड़ा, हाथ पांव थानेदार के भी फूल गए कि भाई ये कौन आ गया। जैसे तैसे करके उससे फरसा छीना, छीनने के बाद उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद बैठाया। जब पूरी कहानी सुनी तो यही तमाम कहानी किन्नर यादव ने बताई कि मेरी पत्नी का अफेयर था, इस वजह से मैंने मार दिया। उसके बाद पुलिस वाले भाग के घर जाते हैं। जाने के बाद बाकी बॉडी रिकवर करते हैं, थाने लेके आते हैं। उससे बाद पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद फिर जैसे तैसे करके बॉडी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। उसके बाद चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट बनाने के बाद अब ये मामला कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट में बांदा के।
अब कोर्ट में मैंने जो शुरू में कहा क्या चाहिए, सबूत चाहिए, तो सबूत इसमें कुछ था ही नहीं। पुलिस वालों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि इस बंदे ने सर लेके खुद आया और आने के बाद कहा कि भाई मैंने कत्ल किया। मर्डर वेपन चाहिए तो फरसा वो खुद थाने लेके आया। गवाह चाहिए तो पूरा कस्बा देख चुका था कि भाई इस बंदे ने अपने हाथ में सर रख के पूरे कस्बे का एक चक्कर लगाया, उसके बाद थाने गया। मोटिव सिंपल था कि पहले आशिक को मारा, उसके बाद बीवी को मारा। और एक चश्मदीद था जो आला कत्ल की जगह मौजूद था, मौका वारदात पे मौजूद था, वो प्रेमी। और कम से कम अगर जो आरोपी है वो नॉन गिल्टी प्लीड करे, यानी कहे कि मैं निर्दोष हूं, तो वो अलग बात है। अपने मुंह से इस आदमी ने खुद कहा था कि भैया मैंने कत्ल किया, मेरी पत्नी का ऐसे ऐसे अफेयर था, आशिक घर पे आया, मैं गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसके बाद मैंने मार दिया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ सीधा सीधा 302 और 304 का केस था, उस हिसाब से सजा हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब हमारे देश के कानून की विडंबना देखिए। 2020 में माफ कीजिएगा, ये केस रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद पेशी लगनी शुरू हुई, जांच पड़ताल हुई, फाइनल रिपोर्ट लगी। 1 पेशी लगी, 2 पेशी लगी, 3 पेशी लगी, 4 पेशी लगी। उसके बाद जो जज साहब थे वो बदल गए, जज साहब का तबादला हो गया। अब जज साहब का तबादला हो गया, दूसरे जज साहब आए, फिर से उनके सामने मामला गया। उन्होंने फिर से पूरी केस की फाइल पढ़ी, फिर से जांच पड़ताल के बारे में पता किया, पुलिस वालों से पूछा कि क्या सच में हुआ था। इधर जो किन्नर यादव था उससे भी पूछा कि भाई तुम क्या प्लीड करते हो। तो इसने कभी कहा मुझसे गलती हुई, कभी कहा नहीं हुई। फिर से ट्रायल शुरू हुआ, फिर एक पेशी हुई, 2 पेशी हुई, 3 पेशी हुई, 4 पेशी हुई, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर जज साहब बदल गए। अब फिर जज साहब बदल गए, फिर से दूसरे जज साहब आए, फिर से मामले की सुनवाई शुरू हुई। तमाम सबूत हैं, तमाम गवाह हैं, पुलिस वालों के सामने तमाम चीज़ें खुद चल के आई थी। पकड़ के ज़बरदस्ती कोई कन्फेशन नहीं करवाया गया था। ऐसा भी नहीं था कि जहर दिया गया था या फिर कुछ और कि उसमें कुछ प्रूव करना था, सीधा सीधा गर्दन काटा गया था। इसके बाद भी फिर पेशियाँ होती रही। देखते देखते लगभग 10-20 पेशी और भी थी, फिर जज साहब बदल गए। साल 2022 आ गया, फिर लगातार मुकदमे की ट्रायल हो रही, लगातार इस तरफ से गवाह, सबूत, तथ्य, साक्ष्य, चीज़ें रखी जा रही। फिर जज साहब बदल गए। अब बार बार जज साहब बदलने का भी मतलब आप समझिए, किसी केस को अगर मैं शुरुआत से देख रहा हूँ तो मुझे पहली नज़र में पता है कि हाँ केस की शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन भले ही रिटन में मेरे पास सारी फाइल मौजूद है, लेकिन जब मैं नया इस केस को देखूंगा तो मुझे एक बार फिर से सबकी शक्लों को देख के एनालाइज करना होगा कि भाई अगला निर्दोष है, इसको फंसाया जा रहा या फिर सच में आरोपी है। टोटल 5 जज बदल गए 2024 आते आते। टोटल 60 बार पेशी लगी। तो 4 साल में 12 चौक 48 महीने होते। हर महीने में लगभग 1 या 2 पेशी लगी। पेशी लगते लगते 5 जज बदल गए, 6वें जज की बारी आई। साल 2024 में अभी आज की बात है, आज इस केस का फैसला आया और आने के बाद इस केस में अभी लोअर जस्टिस ने कहा कि जो किन्नर यादव है उसने मर्डर किया, इस बात की पुष्टि होती, पूरे होशो हवास में किया, इसलिए इसको फांसी की सज़ा मिलती है और साथ ही 13,000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। अब लोअर कोर्ट अक्सर फांसी की सज़ा सुना ही देती है, इसमें नो डाउट, और हाई कोर्ट बदल देती है, ये भी आप जान लीजिए, इसमें भी आप कोई डाउट मत रखिएगा। क्योंकि लोअर कोर्ट जब देखती है कि ज़्यादा टाइम हो गया तो वो सोचती है कि कोई सॉलिड ऐसी सज़ा सुना दें कि लोग खुश हो जाए, फिर हाई कोर्ट मामला जाके लटक जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, 4 साल में अभी इधर से सज़ा मिली, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर वहाँ वो माफ़ हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, आप लिख लीजिए। तो देखिए कि यहाँ सबूत, सुराग, गवाह, हत्यारोपी खुद चीख चीख के कह रहा कि मैंने मारा, फिर भी 4-4.5 साल लग गए, तब इस केस का फैसला आया। और फिर हम उम्मीद करते हैं उधर उस बच्ची के रेपिस्ट को उम्र कैद और फांसी की सज़ा हटा के 30 साल कर दिया गया, वो भी अच्छे चाल चलन पे और जल्दी छोड़ दिया जाएगा, तो क्या ही बोलें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और ऐसी कहानियाँ सुनाते हुए सच में आत्मा दुखती है, क्योंकि जब हम न्याय की बात करते हैं और ऐसे न्याय में देरी मतलब अन्याय ही माना जाता है। तो खैर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी कहानियों के लिए लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं करिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ, तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।